गाड़ी फूका पी के बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज अटल जी की जन्म जयंती शताब्दी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में उपस्थित हमारे श्री अनुराग अग्रवाल जी जो दक्षिण अमेरिका है मेरठ से, संजय कुमार जी बुलंदशहर से हैं, आर के वर्मा जी मुरादाबाद से हैं, रोहित जी बुलंदशहर से। उपस्थित सभी जो खिलाड़ी हैं यहाँ पे 4 टीम है, उनके कैप्टन, उनकी टीम, सभी जो बुलंदशहर से लोग आए हैं वो मैं सभी का इस कार्यक्रम में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बड़े हर्ष का विषय है जिनके बारे में आज हम ये मैच खेला जाएगा, जिनकी याद में आज उन्हें याद करने का मौका मिला। हम सभी जानते हैं अटल जी के बारे में कि अटल जी एक प्रखर वक्ता, ओजस्वी, कुशल राजनीतिक, और उनकी वाणी में इतना रस था कि जब वो भाषण देते थे तो सभी जाना जाता था कि सब लोग विपक्ष भी उनका सम्मान और आदर करता था। अटल जी के ही कारण आज हम सब लोग जो गांव में जाते हैं तो एक गांव को दूसरे गांव से लिंक जुड़े हुए हैं, ये उनकी बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका द्वारा परमाणु परीक्षण पर रोक लगी, लेकिन अटल जी ने निश्चित किया कि मैं अपने देश को परमाणु संपन्न बनाऊंगा। ये पार्टी उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि हम उसका जिस देश में परिवारवाद तो इतनी बुरा हाल था। मेरी उम्र 52-53 साल है कि हम लोग घर से निकलते थे तो ये पता नहीं होती थी कि वापसी होगी भी कि नहीं। घर से निकले तो बम, ट्रेन में तो बम है, मार्केट में तो बम, किचन में तो बम, ये पता नहीं किस समय बम के शिकार हो जाए। और सुबह अखबार पढ़ते थे हम लोग, उस अखबार में खबर होती थी कि आज फलाने वाले बॉर्डर पर फलाना सैनिक शहीद हो गया, पहली खबर होती थी। हम लोग चाय पी बाद में पीते थे, अखबार खोलते ही हमारा मक्का सनक जाता था कि नौजवान जो भी है वो ज्यादा से ज्यादा गांव से बिलोंग करता है, तो रोज खबरें होती। लेकिन अटल मोदी जी की सरकार आने के बाद बहुत कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। जहाँ पत्थरबाज नामो निशान नहीं है, वहीं आज ये देश मोदी जी के नेतृत्व में जो मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, तो आपने देखा ही होगा कि ये देश का नौजवान और इस देश के सब साथी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प को लेकर आगे बढ़ गए हैं कि हर हालत में जो ये देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, ये 2047 तक हम उस लक्ष्य को 101% प्राप्त करेंगे। ये वही देश है मित्रों। अगर हम लोग कभी बाहर विदेश में घूमने जाते थे तो मैं अब तक 15-16 कंट्री घूम चुका। मैंने व्यापार करता था, राजनीति में तो बाद में आया। तो लोग हमें देखकर ऐसे नजर से देखते थे और कहते थे, मैंने अपनी आंखों से सुना, इंडियन यार चिटम, ये उनकी बात थी। और आज जब हम लोग जाते हैं तो मोदी जी के लिए तो रेड कारपेट बिछाते ही है, लेकिन आप लोग भी जब जाते हैं और उन्हें लगता है कि इंडियन है तो आपका भी सम्मान उस भाव से करते हैं कि वास्तव में आज का जो भारत है, जो नया भारत है, मोदी जी का भारत है, वो देश विदेशों में जिसकी छवि दिखाई देती है। कोई सा भी वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, सभी वर्ग के लिए और कोई सा भी क्षेत्र हो, कोई सा भी किसी क्षेत्र में चले जाओ, सरकार ने बिना किसी भेदभाव के नौजवान, बुढ़ापे, बुढ़े आदमी हो, नौजवान हो, दलित हो, पिछड़े हो, पगड़े हो, वंचित हो, शोषित हो, कोई भी एक वर्ग ऐसा नहीं बसा
सकता कि जिसकी सरकार की योजनाओं का जो कोई लाभ ना मिला। बिना टोपी और बिना तिलक दे के सरकार हर आदमी को जो अंतिम पायदान पे खड़ा है उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के सीधा अंतिम पायदान तक पहुंचा। आज 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन मिल रहा, ये कम बड़ी बात है। फ्री में शौचालय, फ्री में गैस सिलेंडर। यही हम शौचालय में बात करें, अपने समय में गांव से माताएं कहती थी कि सिलेंडर खत्म हो गया, सिलेंडर ले आओ। हमारे पिताजी, आपके पिताजी अपना बुग्गी जोड़ी या बेचारे तांगा मिलता था, वही गलत करो, पहले तांगा या बुग्गी होती थी। सिलेंडर लेके गए, 3 घंटे में शहर में पहुंचे और वहां लगती थी लाइन, और लाइन में लगे, लगते लगते हो गई शाम, खतर हो गया 9। जैसे गए थे, जैसे मियाँ घर गए वैसे ही गए, देश वापस आ गए। मैडम ने पूछा कि वो सिलेंडर भर गया, तो जब तक गया तब तक खत्म। और आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले क्या कहते हैं, सिलेंडर ले लो, ये मोदी सरकार है। प्रदेश, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि कार्यक्रम आपका और भी शुरू होना नहीं, मैं तो शाम तक देता रहूंगा। प्रदेश सरकार की आप जितनी भी सराहना करें उतनी कम है। पहले तो मैं कुंभ में बोलूं, क्योंकि मैं जब विधानसभा में बोल रहा था तो मैंने कहा भाई कुंभ में बाद में बोलूं, पहले अपने क्षेत्रीय जनता की तरफ के लिए बोल रहा। और बड़ी खुशी की बात है, हम लोगों को जो मौका हमने 3 साल में मैंने मुख्यमंत्री जी से वो हमें दिया। सदन की कार्यवाही एक ऐसी कार्यवाही कि हम सब जनप्रतिनिधियों को अपने जनता के, अपने हित की, अपने क्षेत्र की आवाज को उठाना चाहिए। तो उसकी जो मिनट्स नोट होती है उनमें कार्यवाही होती है। मैं जब विधायक बना तो मैंने सबसे पहले ये बाईपास का मसला उठाया कि जनता जान से त्रस्त है। आज बुलंदशहर की जाम की स्थिति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और जब आगे का समय देखते हैं कि जेवर एयरपोर्ट अप्रैल में शुरू हो जाएगा, खुर्जा का थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से चल जाएगा, दादरी में एयरवेज चालू हो जाएगा, तो मैं मानता हूं कि यहाँ जाम की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। तो हमने 2022 में कहा कि महाराज जी, हम लोगों को तथ्य दिया कि बाईपास की बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है, और उसमें सारी बातें बताई कि जिला बुलंदशहर से ही तो अलीगढ़ जाओ, नरोड़ा जाओ, बदायूं जाओ, मेरठ जाओ, गाजियाबाद जाओ, नोएडा जाओ, सब जो सब जेवर से निकलती। और जब ये सब चालू हो जाएंगे तो कितना बर्डन यहाँ व्हीकल्स का होगा। अगर ये स्थिति से निपटना है तो हमें उससे पहले बाईपास का निर्माण करना पड़ेगा। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके अपने प्रदेश के यशस्वी पूज्य महाराज जी का कि उन्होंने इस बजट में 400 करोड़ रुपए बाईपास के लिए हमें दे दिया। इनके लिए उनका धन्यवाद होगा। एक और, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझदार हैं, मैं जो चर्चा कर रहा हूँ उसकी चर्चा गाँव मोहल्ले में, शहर में जरूर करना। दूसरा विषय ये है कि गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है, और गंगा एक्सप्रेसवे से अभी बजट में ही हम लोगों ने अभी इसकी चर्चा करी कि कुछ अगर बुलंदशहर से निकल जाए, बरसात होती है, जब बरसात की बूंदें पड़ती है तो पड़ोस में हवा ठंडी जाती है ना भाई, तो गंगा एक्सप्रेसवे तो बनी रहे, और इससे अगर जेवर एयरपोर्ट के बीच में कोई लिंक एक्सप्रेसवे बन जाए और हमारे बुलंदशहर के कुछ गांव आ जाए तो हमारा भी भला हो जाए। तो हमारी बात का संज्ञान लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और खुशी हमें ये बताते हुए प्रसन्नता है आपको कि 4000 करोड़ से प्रस्तावित है ये लिंक एक्सप्रेसवे है, जो गंगा एक्सप्रेसवे से लिंक होगा और जेवर तक जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है, और 17 जगह लोकल पे चढ़ने के लिए रास्ते बनेंगे। तो जब 17 जगह इस पे चढ़ने के लिए बनेंगे, वहां उतरने के लिए बनेंगे, तो वहां पर दुकानें खुलेंगी, उद्योग लगेंगे, है ना, ढाबे खुलेंगे। और जब ये सब खुलेंगे तो हमारे बुलंदशहर के तो लोग करेंगे काम, बाहर का थोड़ी करेंगे। तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, बुलंदशहर का विकास होगा, बुलंदशहर के विकास पंथ लगेंगे, और निश्चित रूप से जो आज तक हम दिल्ली नोएडा देखते थे उससे ज्यादा आने वाला समय जिला बुलंदशहर का भविष्य है। जब ये सब चीजें हो जाए, ताली जोड़ कर हो, ताली लगी हो रहा कौन। मैं भाषण नहीं दे रहा, आपको पता इसलिए रहा हूँ कि आप लोग इसकी चर्चा करेंगे। अखबार में निकलता है, कई लोग नहीं पढ़ पाते,
टीवी में चलता नहीं पढ़ पाते, लेकिन जो हम सब सामूहिक बैठते हैं और इसकी एक सामूहिकता दूसरी जगह बात बताती है तो लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। एक डीएवी का डीएवी से लेकर ये चीलगढ़ तक 4 लेन ये मेरे द्वारा प्रस्तावित है। ये पुल बनना काली नदी का ये मेरे द्वारा प्रस्तावित है। बुलंदशहर के चारों कोने मैं समझता हूँ 70 साल तक बुलंदशहर में ना तो किसी सरकार ने इतना पैसा दिया और ना इतना विकास हुआ जितना मात्र इन 3 साल में मेरे विधायक होते हुआ। मैं गिनवा दूं आपको। अभी हमने विषय रखा क्योंकि जब लोग भूल चौराहे से सिकंदराबाद की तरफ जाते थे तो जाम की स्थिति बनी रहती थी, अक्सर जो शादियां होती थी, तो वो 4 लेन पास हो गया। मतलब रोज जी को पता है 9 करोड़ रुपए हमें उसका मिल गया। डीएवी से लेकर चीलगढ़ तक हमें 68 करोड़ रुपए मिला, जिसमें पुल बनना है और 4 लेन चालू है। अभी इमलिया से लेकर और अवंतिकवाई लोधी तक 15 करोड़ रुपए हमें मिल गए 10 मीटर चौड़ी सड़क के लिए। क्या कौन हो गए बुलंदशहर के? 1, 2 और 1, 3। अभी 2-4 महीने पहले घटना घटी गांव में। वो लोग कहीं कार्यक्रम में जा रहे थे, इनकी परिवार के लोग थे और एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हुई। हम लोग वहां उनके घर गए, इनकी परिवार के थे, हम लोग उनके घर गए और मेरे ख्याल पीडब्ल्यूडी में भी वो लोग काम करते हैं, उनके पिताजी है जी, उस परिवार के पिताजी पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं मेरे ख्याल से। जिस परिवार के 15 लोग खत्म हुए थे पीडब्ल्यू में उसके पिताजी हैं। तो हम गए, उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है, ये रास्ता छोटा है और इसकी समस्या निपटनी चाहिए। हमने ये बात बॉस से रखी तो मुख्यमंत्री जी ने 1 मिनट नहीं लगाई, 15 करोड़ रुपए देकर काम चालू करवा दिया। तो मेरा कहने का मतलब है सरकार जब केंद्र की हो प्रदेश की हो बराबर काम कर रही है। आज उनके नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश तो वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी के बनने के बाद जो इसकी दयनीय स्थिति थी, इसका नाम जो लोग थे बीमारू प्रदेश। अगर आपका कोई नाम बिगाड़ो तो कैसा लगता? चाटा मारोगे नहीं मारोगे उसको? बुरा लगता है ना। हमारे देश को बीमारू प्रदेश कहे तो हमें बहुत बहुत कठिनाई होती है, लेकिन 7 साल में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये ही प्रदेश आज देश और दुनिया में इसकी पहचान नए उत्तर प्रदेश की है। अर्थव्यवस्था में आज ये देश में दूसरे नंबर पर है। सरकार की केंद्र सरकार की योजनाओं में कई योजनाओं में पहले नंबर पर है, कई योजनाओं में। अगर गिनवाऊंगा तो गिनते ही रह जाऊंगा। आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में आपने अभी अभी कुछ दिनों पहले कुंभ देखा, कुंभ की चर्चा ना करके सब प्रोग्राम देखा। एक ऐसा कार्यक्रम, मेरा वो प्रदीप चौधरी एमएलए फेसबुक पर, मैं जो बोला हूँ ये बोला हूँ मैंने, आप उसको फेसबुक पर देख लेना कार्रवाई उसकी विधानसभा की। मैंने उसमें कहा कि जब से ये धरती बिछी, जब से धरती बनी और जब से ब्रह्मांड बना, आज तक देश और दुनिया में कहीं भी इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम नहीं हुआ। इसके लिए अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, मित्रों आप देखो 67 करोड़ सनातन को एक जगह इकट्ठा कर देना, आप खबर पढ़ते
और 8 वेटिंग भी 2 महीने में 8 ही नहीं। मैंने अपनी माँ से कहा कि भाई माता जी की उम्र 80 साल है कि कुंभ जाना टेढ़ा है तुम्हारा। मेरी माँ की भी ऐसी और मेरी भाई की मदद की भी ऐसी उम्र है, दोनों 80 साल है। तो बोले भैया तू ले चल, हम रिक्शे से वापस आ जाएंगे। तो मैंने संकल्प लिया कि जब एक माँ 80 साल की कह सके कि मैं रिक्शे से वापस आ जाऊंगी। मेरा गोपाल है, ये केशव जी बैठे हैं, दीवान जी, हमने 12 लोगों की टीम ली और चले तो गए आराम से बैठ के खूब बढ़िया। ट्रेन की रिजर्वेशन थी और जब हमने वहां दर्शन करे, पैदल गए 15 किलोमीटर पर, बहुत मन लगा, बहुत अच्छा। रात को रुके भी, अगले दिन जब आने की तैयार करी तो हमने देखी वो वेटिंग 8 की 8 थी। और 4 घंटे पहले जब पता पड़ा कंफर्म ही ना हुई, और जबकि जो मेरी स्थिति हुई, आप विश्वास मानो, मैं सोच रहा था कि भगवान मैं अपने माता पिता को कैसे लेके जाऊं। थोड़ी चिंता का विषय है। हमारे बात पूछे तो 50 10 पूछे तो 40 किलोमीटर दूर, और इस बुढ़ियाओं पर कहाँ चला जाएगा बेचारी। तो हमने कहा अपने गणों में, भैया जो होगा वही जो राम रच ढाका, सरकार हमारी है और काम भी हमारा है, चलो स्टेशन चल रहे हैं, एक हिसाब से डिवीजन करेंगे। माता बैठ जाएंगे, हम खड़े चले जाए, क्या करें। स्थिति इतनी भीड़ इतनी थी, लेकिन हमने हिम्मत कर स्टेशन पहुंच गए। मैं ये तो सुना रहा हूँ, अब जो बात सुना रहे हैं उसे सुनो। भीड़ इतनी थी, स्थिति इतनी खराब थी, फिर स्टेशन पे पहुंच गए। वंदे भारत आने का टाइम था, हमें देर हो निकल गई और हम खड़े करके इंतजार करते कि जो भी आएगी उसमें बैठे, हमें जाना तो है ना। लेकिन बाकी बिहारी की ऐसी कृपा कि महाराज जी की इस पे कुंभ स्पेशल आ गई और हमारे सामने खड़ी हो, और वो माइक से माइक आवाज लगा रहा, दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो। हमें कोई पता नहीं, एक बोला दिल्ली जा रही है, अरे मैं खाली है। तो हमने उससे पूछा, मैंने नहीं पूछा जाके भाई दिल्ली जाएगी भी, बोला दिल्ली जा रही भाई साहब। हमने कहा इसी में बैठ लो। बोला ये एसी में एसी हो या कुछ भी हो, दर्शन और पूजाएं और सब एसी फर्स्ट में सेकंड में नहीं होती। वहां स्पेशल हुकुम होती, वो तो स्लीपर थी के बैठने के लिए। हम उसमें बैठे बड़े आराम से, मौसम ठंडा था, बाकी बिहारी कृपा हुई। उन्होंने आवाज लगाई कि वो टूर लगा के उतर जाओ। मैं तो दिल्ली गया, बोले टूर लगी थी, मैं चलो अपने गृह क्षेत्र में भाई टूर लगा गए तो लगा जाएंगे। हम फिर उतरे, हम फिर उतर नीचे खड़े हुए, दीवान जी देखना